प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोग ज्योतिष के संदर्भ में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत कम लोग ज्योतिष के संदर्भ में जानते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योतिष के वो सिद्धांत बता रहा हूं जिनको यदि आपने समझ लिया तो इसका भरपूर लाभ आप अपनी जिंदगी में अवश्य ले पाएंगे। दर्शकों, आप लोग ये मानते होंगे कि ज्योतिष के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान है। हम कहीं जाएंगे, वहां से परामर्श लेंगे तो हमें अपनी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज को इससे पहले और समझना जरूरी है। ज्योतिष विद्या हजारों लाखों साल से अपना काम करती आ रही है। ऐसे में क्या आज के व्यक्ति की समस्या आज के 500 वर्ष पहले के व्यक्ति की समस्याओं के समान होगी? पहली बात, निस्संदेह आज का समय और आज के 200-300 साल पहले का समय, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में ज्योतिष विद्या एक शोध का विषय है और ज्योतिष विद्या में शोध ही इस विद्या को अगली पीढ़ी को देने के लिए तैयार करते हैं। यही कारण है कि रावण ने अपने समय में रावण संहिता लिखी, भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, पराशर ऋषि ने पराशर संहिता लिखी, वराहमिहिर ने अपना सिद्धांत लिखा। यानी हर काल खंड के अंदर कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने इस ज्योतिष विद्या के नए प्रारूप को दुनिया के सामने रखा, जो उस समय के काल खंड के आधार पर उन पर एप्लीकेबल होते थे। अब उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पंचम भाव के अंदर बृहस्पति है और योग कारक है, तो पुरानी वैदिक हमारी ज्योतिष विद्या ये कहती है कि उसको 5 पुत्रों का लाभ होगा। लेकिन क्या आज कोई 5 पुत्र पैदा करता है? ऐसे में आज उसका आकलन हम पुत्र संतान के रूप में करेंगे, ना कि 5 पुत्रों के रूप में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, और मान लीजिए हम उसको कहते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस लीजिए, तो ज्योतिष के किस किताब में यह लिखा है कि कंप्यूटर साइंस इस ग्रह से बनेगा? क्योंकि जिस समय शास्त्र लिखा गया उस समय तो कंप्यूटर नहीं होते थे। 1980 या 1975 में तो कोई कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता था। ऐसे में ये हमने किस आधार पर देखा? या कोई आपको कहता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कीजिए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो अब आई है, आज के 400 साल पहले 200 साल पहले तो बिजली थी नहीं। या कोई कहता है कि आप एविएशन सेक्टर में जाइए, तो विमान तो अब आए हैं, उस समय तो विमान होते नहीं थे। तो आपको आपके किस ग्रह के आधार पर हमने ये कहा कि आप इस सेक्टर में जाइए, ये शोध का विषय होता है। अर्थात किस ग्रह की क्या प्रकृति है, प्रवृत्ति है, और वर्तमान में उस प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा सेक्टर चल रहा है, उसको उसके साथ कॉम्बिनेशन देख करके फिर यह निर्धारित होता है कि वर्तमान समय का व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा तो उसको लाभ मिलेगा। अर्थात जब तक आप कोई शोध नहीं करेंगे तब तक आपको ज्योतिष के अंदर महारत हासिल नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि लोग आज भी मंगल दोष को लेकर के डरते हैं। अरे आपकी कुंडली में तो मंगल दोष है, बच्चे की कुंडली तो मांगलिक है। अरे बच्चे की कुंडली मांगलिक है, इसमें बच्चे का क्या दोष है? आप ये देखिए कि कुंडली के अंदर मंगल शुभ है या अशुभ है। ऐसे में हर समय पर इस ज्योतिष विद्या के अंदर शोध होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और एक बहुत जीवंत उदाहरण है मंगल दोष के संदर्भ में। बहुत लोग डरते हैं, शादीशुदा जीवन है, उसमें कोई संकट आ गया तो मंगल दोष की जिम्मेदारी, शादी नहीं हो रही है तो मंगल दोष की जिम्मेदारी, स्वभाव खराब है तो मंगल दोष की जिम्मेदारी। यानी किसी भी दोष के लिए मंगल को आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए। ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने स्वयं ने मंगल दोष पर पीएचडी की है, और उस पीएचडी को कंप्लीट करने के बाद मेरी उस थीसिस को मैंने कॉपीराइट कराया है, और बहुत जल्द मैं उसको पब्लिश भी कराऊंगा, ताकि मंगल दोष के संदर्भ में आप लोगों को यह अच्छी तरह से पता लग सके कि मंगल दोष वास्तव में काम कैसे करता है और किस कुंडली में ही वो केवल नेगेटिव रिजल्ट देगा, बाकी कुंडलियों में वो शुभ होता है।
और उसके लिए मैंने हजारों डाटा जिनकी मैं कुंडलियां देख चुका हूं, उनके पर्सनल डाटा को भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है। उनका नाम उसमें नहीं है, लेकिन उनकी कुंडलियों का अध्ययन उसके अंदर शामिल है। अर्थात वो कुंडली जिसके अंदर वो दोष बना, उस दोष के आधार पर उसको क्या रिजल्ट मिले, ये मेरी कल्पना नहीं है। ये बकायदा किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में भोगा है, उसको महसूस किया है, ऐसा उसके जीवन में घटित हुआ है। उन घटनाओं को भी मैंने उसके अंदर इन्वॉल्व किया है। इसीलिए शोध पर 1% भी कहीं इधर उधर की बात नहीं है। पूरी तरह से साइंटिफिकली, हर तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच को रखते हुए मैंने वो शोध तैयार किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष विद्या एक शोध का विषय है, और इसमें जितना शोध किया जाएगा, हम इस विद्या का फायदा दूसरे लोगों को अधिक से अधिक दे पाएंगे। केवल ये कह देने से तेरा मंगल खराब है, तेरा तो बृहस्पति नीच का है, ओह तुम्हारा तो बृहस्पति उच्च का है, ऐसा कह देने से काम नहीं चलेगा। बृहस्पति उच्च का भी व्यक्ति को नुकसान दे सकता है, और नीच का मंगल भी व्यक्ति को आसमान पर पहुंचा सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए। स्थिति कुंडली के आधार पर तय होती है कि कौन सा ग्रह व्यक्ति को फायदा देगा या नुकसान देगा। ग्रहों की स्थिति अलग विषय है, और उस स्थिति का आपकी कुंडली के अंदर प्रभाव ये अलग विषय है। एक उदाहरण देता हूं आपको। घर में पुलिस आए, अच्छी बात है बुरी बात है? अरे तो अच्छी बात नहीं है। घर में पुलिस आई है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर आपका बेटा पुलिस में हो तो वो तो सुबह शाम आएगा घर में, तो आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस का घर आना खराब है? यानी यदि आपका परिवार का कोई सदस्य पुलिस डिपार्टमेंट में है और वो आपके घर आता जाता है तो ये गलत नहीं है। लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं है और फिर पुलिस आपके घर आ रही है, तो भी ये समझिए कि वो किसके लिए आ रही है। कहीं पासपोर्ट का वेरिफिकेशन है, इसके लिए तो नहीं आई, या आपने कोई अपराध कर दिया इसलिए आपको गिरफ्तार करने आई है। यानी पुलिस का घर आना भी अलग अलग दशाओं के अंदर, अलग अलग स्थिति के अंदर अलग अलग फल दे रहा है। इसीलिए वस्तु काल परिस्थिति के आधार पर वो निर्णय होता है कि वो चीज उस व्यक्ति के लिए सही है या नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आज आपको ज्योतिष के संदर्भ में एक ब्रॉड विजन देने की कोशिश की है कि हमें ज्योतिष को एक साइंस के रूप में लेना चाहिए, और इसमें जितना शोध होगा, जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, उतना ही हमें फायदा होगा। और इसके लिए हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स को भी पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि हम इस विद्या का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पाएं, और लोग इस विद्या के फायदे से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।